पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। तौसीफ खान जी, टीएमसी के 10 सांसदों ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरी गंभीरता से उनकी बातें भी सुनी। अब आपके सांसद यानी कि टीएमसी के सांसद ये दावा कर रहे हैं कि एसआईआर के दौरान 40 लोगों की मौत हो गई है। ऑफिशियल आंकड़ा है 26 का, आप लोग बता रहे हैं 40। एक तो ये आंकड़ा आया कहां से, और दूसरा मेरा ये सवाल है चुनाव आयोग क्या करे? उसकी एक समय सीमा होती है जिसके अंतर्गत उनको पारदर्शिता लाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया, और सबसे ज्यादा प्रभावित तो पश्चिम बंगाल ही है घुसपैठियों से। वहां पर कुछ अच्छा काम हो रहा है, उसको लेकर भी इतना ज्यादा बवाल क्यों? तौसीफ खान जी, देखिए चित्रा जी, इतनी आसानी से चुनाव आयोग अपना हाथ उठा लेगा, ये कह देगा कि मैं क्या करूं, 40 बीएलओ मारे गए तो मारे गए, ऐसे नहीं चलेगा। आज जो है पूरे के पूरे 40 नाम के लिस्ट जो है बीएलओ के जिनका डेथ हुआ है, 40 नाम लोगों का, उनका लिस्ट दिया गया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि इसकी जवाबदेही कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भाई सवाल ये उठता है कि आपकी मंशा क्या है? आप बॉर्डर स्टेट में कह रहे हैं कि भाई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठी आए हैं। तो अगर घुसपैठी आए हैं तो ये जो 6 बॉर्डर स्टेट है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ तो कोई एसआईआर नहीं हो रहे। असम में अगर आप रिवीजन कर रहे तो वो स्पेशल रिवीजन है, वो एसआईआर नहीं है, जो कि केवल और केवल बंगाल में हो रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछली दफा एसआईआर हुआ था तो 3 साल का समय था रिवीजन से लेकर इलेक्शन होने में। अभी आप 1 महीने में प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर ये इलेक्शन रोल जो आज इलेक्शन कमीशन के पास है, अगर वो रिलायबल नहीं है तो उस पे आपने लोकसभा का चुनाव करवा दिया। पहले कब एसआईआर हुआ था? कौन से साल? अभी 2002 में बंगाल में हुआ था। उस समय तकनीकी रूप से इतनी समृद्धि नहीं थी ना। सवाल ये उठे हैं, अभी तो तकनीकी रूप से भी बहुत सारी चीजें सहूलियत के हिसाब से हो गई हैं। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई चित्रा जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। बीजेपी के नेता आए दिन कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोटर नाम हम मिटा देंगे और बीजेपी जो अपनी सरकार बना लेगी। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है बीजेपी का, जो कह रही है कि घुसपैठिए है, 1 करोड़ घुसपैठिए बंगाल में। बार बार तृणमूल शिकायत की है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन बीजेपी अगर कुछ बात लेकर के जाती है तो बहुत जल्दी संज्ञान ले लेता है। आप जानती हैं कि बीएलएज यानी कि बूथ लेवल एजेंट्स को अपॉइंट करना होता है, उसका रूल ये था। खान जी, आज ही जाके आपके 10 सांसदों ने मुलाकात की है, डेरे को ब्रांड के नेतृत्व में 10 सांसदों ने मुलाकात की है, और पलकों पे बिठा ले क्या चुनाव आयोग क्या करे? बताइए तौसीफ खान जी, आपने कहा कि बीजेपी के नेता का तुरंत संज्ञान ले लेती है। आपके 10 सांसदों ने जाकर अच्छे खासे टाइम में मुलाकात की, अपनी बातें भी रखी गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब नेता बाहर आते तो वो कहेंगे कि चुनाव आयोग तो किसी लायक है नहीं और उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। ये तो राजनीतिक बयान हो गया ना। लेकिन क्या ज्यादा दबाव नहीं बनाया जा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर? तौसीफ खान साहब, नहीं, दबाव तो बनाया गया है बीएलओ के ऊपर, जिसके वजह से 40 बीएलओ की मौत हो गई। दबाव तो बनाया जा रहा है नॉन बीजेपी पार्टी के ऊपर में। देखिए एक रूल था एसआईआर के तहत कि वोटर जो बीएलएस है, और जब सारे बीएलओ आपके ही हैं तो फिर बीजेपी वाले पहुंचे और उसका जो जवाब देने, अरे भाई फिर तो आपके वोटर का तो फॉर्म सबसे पहले वो बीएलओ भरेंगे। नहीं चित्रा जी, विपक्ष वाले तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सारे बीएलओ की चिंता इनको ही है। हम तो जो है पूरी तरीके से असंवेदनशील है बीएलओ के प्रति। और अगर आपके ही सारे बीएलओ हैं, आप ये मान रहे हो कि बीएलओ आपके लोग हैं, तो फिर आपका नाम कैसे कट जाएगा? ये तो आपको भी समझना चाहिए ना। हाँ। और आप खुद कह रहे हो कि एक व्यक्ति का नाम 2-2 जगह पे है, उसके बाद आप कह रहे हो एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया यही तो है कि जिसका नाम 2 जगह पे है उसका नाम काट दिया जाए। राहुल गांधी ब्राजील से जो लड़की को लेके आए थे, उसका नाम 21 जगह पे है, किस तरीके से पार्टीशन ट्रीटमेंट कर रही है बीजेपी। अगर कोई बात लेकर के जाती है इलेक्शन कमीशन, उसको फौरन संज्ञान होता है, उस पर फौरन एक्शन होता है। तृणमूल जाती है स्टेट कमीशन के पास में, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई एक्शन नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एसआईआर का प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो बीएलए को लेके ये रूल था कि जो वोटर, वो जो बीएलए है, हाँ, जो बूथ लेवल एजेंट है, वो उसी एरिया का वोटर होना चाहिए। अब बीजेपी के पास में आदमी नहीं है कि वो बीएलए अपॉइंट कर सके, उसी वो वोटर का उसी एरिया का वोटर हो, वो बाहर के लेकर के आएंगे। तो उन्होंने एक दरखास्त लगाया और दरखास्त को सन फौरन अलाउ कर दिया कि बाहर का भी वो वोटर हो, इस एरिया में आकर के वो बीएलए बन सकता है। लेकिन इस तरीके से अगर तृणमूल जाती है कोई क्वेश्चन लेकर के, तो इलेक्शन कमीशन खामोश बैठी रहती है, उस पर ना संज्ञान लेती है, ना उस पर कोई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है
कि वो पारदर्शिता पूरी तरह से सुनिश्चित करे ताकि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी पूरी तरह से संतुष्ट रहे। लेकिन हम सब जानते हैं जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन था, आपके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। चुनाव के ठीक पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया था। अभी बिहार के दौरान उनका कार्ड हटाया गया और वो मामला भी बहुत तूल पकड़ा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग बीएलओ को लेकर भी अगर नहीं है कहीं और है तो फिर उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष को भी संतुष्ट करने का काम ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अब राजीव रंजन जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि बिहार में आप लोगों ने जो प्रचंड जनादेश हासिल किया है, उसके बाद विपक्षी दलों की पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। उनको हर जगह शंका दिखाई देती है कि 20 सालों के शासन के बाद भी अगर 2/3 से ज्यादा बहुमत एक पार्टी या एक गठबंधन हासिल करता है तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और एहतियातन वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई राजीव रंजन जी? विपक्ष का काम है ये करना। देखिए, एसआईआर बिहार में जिस समय उसकी शुरुआत हुई, ये जितने आरोप अभी पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, कमो बेस बल्कि इससे भी ज़्यादा आक्रामक तेवर उस समय राहुल जी और तेजस्वी यादव के थे। लेकिन राहुल जी को अपनी गलतियों का एहसास शायद हो गया था कि वो कोई भी अनियमितता अंततः नहीं ढूंढ पाए, और इसीलिए जिस दिन एसआईआर की सूची प्रकाशित हुई जी, जिसके आधार पर बिहार में इतना प्रचंड जनादेश एनडीए को मिला है, उस दिन वो हिंदुस्तान में नहीं थे, वो कोलंबिया में थे। तेजस्वी यादव के चुनाव के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, तेजस्वी जी ने भी अपने मुद्दों में वोट चोरी का सवाल बाद में उठाना बंद कर दिया था। दरअसल जबरदस्ती आप मुद्दे थोपेंगे और जनता के अंदर उसकी सुगबुगाहट नहीं होगी तो फिर राजनीतिक दलों को रणनीति बदलनी पड़ती है। जमीनी तौर पर कोई बड़ी अनियमितता वो ढूंढ नहीं पाए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनेक याचिकाएं लंबित रही और पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए और राजनीतिक दलों को भी पर्याप्त अवसर दिया कि वो कोई भी बड़ी अनियमितता ढूंढ करके सामने सबूतों के साथ ला पाए। लेकिन जो मिला हुआ अवसर था उसको विपक्ष इसलिए गंवा रहा था या विपक्ष के पास कोई कुछ भी कहने को नहीं था। अंततः ये परिणाम आया, एक बड़ा जनादेश आया। और जब एसआईआर बिहार में हो सकता है, एक समय सीमा के अंदर हो सकता है, चुनाव के करीब हो सकता है, तो फिर पश्चिम बंगाल हो या देश के अन्य जो 11 राज्य हैं, जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का ये दूसरा चरण पूरा होना है, उसको लेकर के इतना हाय तौबा के और निर्वाचन आयोग पर जितने सवाल ये खड़े करते हैं, सुबह से शाम तक हर इंडिया गठबंधन के हर दल के दर्जनों नेता के बयान आएंगे और उनके बयानों का चुनाव आयोग संज्ञान ले, उसका जवाब दे। चुनाव आयोग के लिए बहुत सारे काम कराने, अगर निर्वाचन तंत्र को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना है तो इस काम में लगे जो लाखों लोग हैं उनके कार्यों की निगरानी, उनकी मॉनिटरिंग, समय समय पर उनको निर्देश दिया जाना, राज्य सरकारों के साथ उनका समन्वय, और उसके बाद अगर लगातार धुआंधार बयानबाजी होती रहे तो इसके बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनाधार, चाहे टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी, ठीक है, पूरी तरह से खिसकता हुआ इनका आधार है और इसको एक सुनियोजित तरीके से ठीक है अभी से ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में विपक्षी नेताओं का जो हाल हुआ उससे मनोज काका की पार्टी को सबक लेना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।